नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस सियासी सीन पर जो सरकार बदलने के साथ, नई सरकार आने के साथ और नए मुख्यमंत्री के साथ बदला बदला सा महसूस हो रहा है। और उस बदलाहट में एक घबराहट भी है, क्योंकि घबराहट ये है कि मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल की आहट है। टिकट वितरण में तो गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ, लेकिन सरकार गठन के बाद, मुख्यमंत्री पद के चयन के बाद अब जो मंत्रिमंडल विस्तार की, कैबिनेट की बात हो रही है, उसमें जरूर गुजरात फार्मूले की आहट है। और उस आहट ने मध्य प्रदेश के राजनेताओं में घबराहट पैदा कर दी है। उसकी वजह ये कि अब जिस ढंग से डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद टीम उसी नज़रिए से होगी। यानी कहा जा सकता है कि कोई भी मंत्री, कोई भी ना हो तो बल्कि कुछ मंत्री हो सकते हैं जो उनसे थोड़े से बड़े कद के हों। बड़े कद से हमारा मतलब जो सीनियरिटी में बड़े हों, तजुर्बे में बड़े हों और उनकी छवि के हिसाब से बड़े हों। और बाकी जो मंत्री होंगे वो उनसे जूनियर होंगे या उनके बराबर के होंगे। इसीलिए उन मंत्रियों में घबराहट है जो 3 बार के विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, या जो 2 बार मंत्री रह चुके हैं, या जो पिछले 20 साल से मंत्री हैं, उनकी विदाई की बेला है या उनका पत्ता कट सकता है। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूला लागू होगा। अगर उसकी आहट, जो बहुत ही, जिसे कहते हैं दिग्गज या बहुत ही काइये किस्म के जो लीडर होते हैं, घाक किस्म के, वो इस बात को समझ जाते हैं कि हवा का रुख किधर है। इसलिए मध्य प्रदेश की सियासी हवा में घबराहट भी है। विस्तार से हम बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ी हैं इंदौर से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी, और उसके साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों और ख़ास तौर से पठन पाठन में शामिल पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राहुल रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, जयश्री जी मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं आप? दरअसल जो भी दिग्गज लीडर लोकसभा से या केंद्रीय मंत्रिमंडल से भेजे गए थे मध्य प्रदेश के चुनाव में विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए, उनमें से जो राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी बड़ा मशहूर है। और वो इंदौर 1 से चुनाव जीते हैं, जो भाजपा की हारी हुई सीट थी। उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो कहा था कि वो कोई मंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके समर्थकों ने भी ये बात कही थी, और इसीलिए कहा जाता था कि उनको भारी बहुमत से जिताइए, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसी किस्म से मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी के साथ पिछले 9 साल से थे, उन्हें भी दिबनी से इलेक्शन लड़ाया गया था, और उन्हें भी कहा गया था कि वो भी मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो उनको तो मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाए जाने का निर्णय हो चुका है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय, फिर प्रहलाद पटेल की बात करें जो नरसिंहपुर से विधायक हैं, तो ये सब जो नाम हैं, ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि अब इनका क्या होगा। एक तो ये बहुत ही अपर साइड की लेयर है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, और अगर सीनियर लीडर की बात करें तो अजय विष्णु की हम बात कर सकते हैं, गोपाल भार्गव की बात कर सकते हैं, राजेंद्र शुक्ला जरूर डिप्टी सीएम हो गए हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। इस मोहन यादव जी की जो बस है उसमें उनको बैठने को जगह नहीं मिलेगी, शायद लटक कर भी नहीं जा पाए। आपको क्या लगता है, अगर गुजरात का मॉडल यहाँ अडॉप्ट किया जाता है जिसमें सीनियर लीडरों के पत्ते साफ हो गए थे, तो क्या नई पीढ़ी मध्य प्रदेश में सरकार में आएगी, और जो पुराने दिग्गज लीडर हैं वो अब मार्गदर्शक मंडल में होंगे, या वो सिर्फ विधानसभा में दर्शक दीर्घा की तरह काम करेंगे? आपकी राय? तो भाजपा जो है वो एक जनरेशन नेक्स्ट की तरफ चल पड़ी है जी। वो एक दूसरी युवा पीढ़ी को तैयार करना चाहती है जो 60 से नीचे की उम्र के हैं, ऐसा लग रहा है। और ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं ये सभी वैसे देखा जाए तो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट रहे हैं अपने आप में। तो यूं भी तकनीकी तौर पर जो बैलेंसिंग ऑफ पॉलिटिक्स अपन कहते हैं, उसमें इनका मोहन यादव की सरकार में कोई मंत्री बनना थोड़ा सा मुश्किल भरा मामला है, क्योंकि जब उसका जो चीफ है अगर वो ही इतना जूनियर है और फिर उसके बाद ये तमाम सीनियर लीडर्स, तो एक इक्वेशन की प्रॉब्लम है। और हमने देखा कि जिस तरह से मोहन यादव ने जब ओथ लिया उसके पहले भी जब अनाउंसमेंट हुई
तब उन्होंने किस तरह सबके पैर छुए हैं, उन्होंने इस बात का स्पष्ट तौर पर इजहार किया कि मेरे ये तमाम वर्दहत लीडर मेरे लिए बड़े अहम हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका बनना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम एक और चीज, बहुत जब इन लोगों दिग्गजों को मैदान में उतारा था तभी से हम एक चीज को बार बार मीडिया की सुर्खियों में भी हम कह रहे हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी कई लोग हमसे कह चुके हैं कि प्रोबेबली ये हो सकता है कि इन तमाम नेताओं के, जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो चुनाव जीतने के बाद उनके इस्तीफे हो जाए और पार्टी फिर एक नई लीडरशिप को भी वहां मौका दे। क्योंकि पहले तो सवाल ये था कि चुनाव जीतना बहुत बड़ा मकसद था इन तमाम लोगों के लिए। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा है, हो सकता है उनका उपयोग वहीं पर हो। शिवराज जी का भी उपयोग जिसे वहीं पर होने की संभावना दिख रही है हमको। और इसी तरह से अगर हम प्रहलाद पटेल की बात करें तो लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, हो सकता है कि उनको फिर अगली बार भी वहां कोई मौका दिया जाए और ये उनकी सीट खाली होकर उनके भाई को वो जगह दी जाए। तो ऐसी कई कवायदें भाजपा में हो सकती है। एक चीज ये दिख रही है। और अगर गुजरात फॉर्मूला लागू होता है तो निसंदेह तमाम जितने दिग्गज नेता हैं उन लोगों के लिए बहुत उनको समझना पड़ेगा, या उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है या एक मैसेज है, हम ये कह सकते हैं कि उन्हें अब मार्गदर्शन मंडल की तरह ही अपनी भूमिका को तय करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक चीज़ और निकल कर आती है कि जिनको लोकसभा से विधानसभा में भेजा गया है उनकी जगह क्या पार्टी, जैसे आपने कहा कुछ को हो सकता है कि दोबारा वो लोकसभा में भेज दें, लेकिन ये भी बात निकल कर आती है कि वहाँ भी नए चेहरे जाएँ, युवा चेहरे जाएँ जो 30-35 साल के दरमियान युवा मोर्चे में काम कर रहे हो, या हम कह सकते हैं कि बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि विद्यार्थी परिषद के किसी नौजवान को भी टिकट मिल जाए। ये भी हो सकता है कि जो कॉलेज से निकल कर बाहर आए हैं और जिनकी उम्र चुनाव लड़ने लायक हो गई है, ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश की लोकसभा में संसदीय क्षेत्रों से शायद भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें होंगी जिन पर हम डॉक्टर राहुल रंजन से बात करेंगे, योगीराज से बात करेंगे, जयंत मलैया जी, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव और सीतासरण शर्मा जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर भूपेंद्र सिंह बुंदेलखंड के जो बड़े नेता माने जाते हैं क्योंकि वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे लंबे समय तक, शिवराज सिंह के विश्वस्त रहे हैं, और गोविंद राजपूत जो माधवराव सिंधिया की बात करें तो इसमें जो स्थिति आ रही है डॉक्टर राहुल रंजन, दरअसल भाजपा के जो मूल लोग हैं वो तो परेशानी में ही हैं, लेकिन अब जो भाजपा के मूल बन गए हैं, जो जिसे सिंधिया कैंप कहा जाता है, 1-2 चुनाव के बाद शायद सिंधिया कैंप कहना बंद हो जाएगा। अभी चूंकि उनकी पहचान के लिए हम कह सकते हैं कि सिंधिया समर्थक या सिंधिया के साथ जो भाजपा में जो लोग आए, जैसे गोविंद राजपूत की बात करें या दीगर जो प्रद्युम्न तोमर या सिसोदिया, कुछ उसमें से हार भी गए हैं, आपको लगता है कि उनकी स्थिति क्या बनेगी? क्योंकि काट छांट में तो जो सिंधिया समर्थक है उनका भी नंबर आएगा। नहीं राघवन जी, क्या है कि अब स्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं बची है। मध्य प्रदेश की राजनीति जिस तेजी के साथ में बदली है और जिस तरीके से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब नए प्रयोग की दिशा में बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ गई है। तो मंत्रिमंडल में यदि आप उम्मीद कतई ना करें कि किसी सीनियर लीडर को यहाँ मौका मिलने वाला है, ये दरकिनार कर दिए जाएंगे। और मोदी और शाह जिस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि नई पीढ़ी के लोग और खासतौर से उस पीढ़ी के लोग और वैसे नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी जो लोग मोदी जी या शाह के इशारे पे काम करते हो, या उनके लिए वो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि सब कुछ वही है। तो आप इसको, और क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में भी आपने इसको देखा है कि मोहन यादव ने जिस तरीके से लोगों का स्वागत किया, जिस तरीके से नतमस्तक हुए हैं, उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये पुराने नेताओं को या पुराने जो भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने आज इस मकाम तक लेके आए हैं उनको अब दरकिनार कर दिया जाएगा। आप जिनके भी नाम गिना दीजिए, चाहे गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो, नरोत्तम अब कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, आप जितने लोग भी आप गिन के देखेंगे ये सारे के सारे लोग मोहन यादव से बहुत ज्यादा सीनियर हैं और काम में भी हैं और तमाम चीजों में इनका जनाधार भी बहुत तगड़ा है। और आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इनके चेहरे को पहचाना जाता है। मोहन यादव के चेहरे को पहचानने में मध्य प्रदेश को अभी वक्त लगेगा। इसलिए अब दूसरी बात यह है कि ये मोहन यादव क्या उन सीनियर लीडर के साथ में कंफर्टेबल
हो पाएंगे, ये कतई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्पष्ट है कि मोहन यादव की टीम में वही युवा चेहरे आपको दिखाई देंगे जिनको आप जैसे मोहन यादव का नाम ने अचंभित किया है, वैसे मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल भी अचंभित ही करेगा, क्योंकि एडजस्ट की स्थिति बिल्कुल कतई नहीं है। और जयश्री जी को बिल्कुल जो उन्होंने इशारा किया वो बिल्कुल सच है कि जिन लोगों को, सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक का चुनाव लड़ाया है, उन लोगों को दोबारा, इनमें से बहुत हद तक ये संभावनाएं हैं कि आशा भी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल है कि इन लोगों को फिर से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। क्यों कि जिस पैटर्न पे चुनाव चल रहा है और जो मोदी जी की जिस लहर की बात की जा रही है, उसमें तो आप ये मान सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव भी ये लोग दोबारा जीत जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फायदा क्या होगा कि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और जो सत्ता में बैठा रहता है उसको उपचुनाव जीतना आसान होता है। तो ये 5-6 सीटें जो भी होगी, इनको लोकसभा में वापस फिर से सांसदीय का चुनाव कर दिया जाएगा और उपचुनाव फिर से होंगे और नए चेहरे आपको आ जाएंगे, क्योंकि लहर है, मशीनरी साथ देगी, सत्ता में आप बैठे हो, जीतना आपके लिए सहज हो जाएगा, पैकेज आपको दे दिए जाएंगे क्षेत्रों को। तो आप मान के चलिए कि दिल्ली में भी आप और मध्य प्रदेश में भी आप ये दिखाई देगा। तो लेकिन पुराने लोगों को, चूंकि आप ये देखिए बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश ही मात्र एक ऐसा राज्य है जहां संघ और भारतीय जनता पार्टी, संघ ने सारे प्रयोग यहां किए हैं और ये प्रयोग संघ के पेट में पचेगा या नहीं पचेगा, क्योंकि संघ चाहेगा कि हमारे जो पुराने लीडर हैं, जो पुराने यहाँ के नेता हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे तक लेके आए, उनको मौका मिले। और उनको यदि आप ये कह दें कि हम संगठन में एडजस्ट कर देंगे, देखिए आज की स्थिति में संगठन में एडजस्ट होने की स्थिति में कोई भी नहीं बचा है। या यदि शिवराज सिंह चौहान का यदि आप ले लें तो 18 साल के मुख्यमंत्री को आप संगठन में कहाँ एडजस्ट करेंगे, और संगठन में ये लोग एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्थितियां अनुकूल नहीं है, बहुत दूर जा चुकी हैं। तो आप ये देखिए कि नए चेहरों को लाना, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि किसी भी राजनीतिक दल में नए चेहरों को लेके आना चाहिए, लेकिन नए चेहरों के साथ में भाई बाप बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल बाप का सहयोग लेना पड़ेगा। आप ये कह दें हम उनको दरकिनार कर देंगे तो ये स्थिति नहीं होती कि घर में बूढ़े माँ बाप हो गए तो आप उनको किनारे बिठा दीजिए या ओसारे में बिठा दीजिए, उनका सम्मान होता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नया दिल्ली का जो चला है या गुजरात का जो पैटर्न चला है, उस पैटर्न से तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बुजुर्ग हो गया है, जो उम्र पार कर गया है, वो हमारे लिए बेकार हो गया है, उसको बाहर कर दो, हाशिए पे ले जाओ, खत्म कर दो। इतिहास आप देख रहे हैं और सारे नेताओं को आपने देखा कि कहां से कौन कौन किनारे हो गए। बिल्कुल राहुल जी, लेकिन जो आज जवान है कल वो बुजुर्ग होंगे। आपने कहा कि पिता के सामने पुत्र छोटा ही रहता है, तो कभी मोदी भी छोटे थे, आज मोदी बड़े हो गए, कल मोदी और बड़े हो जाएंगे और उम्रदराज होंगे, तो ये सबके साथ होता है। लेकिन योगीराज जी, सवाल है कि बदलाव भी हो और किसी को तकलीफ भी ना हो। ये जो समन्वय की बात है, बीजेपी के भीतर कहा जाता था कि आप इस तरह से बदलाव करिए कि बदलाव स्वीकार हो जाए और किसी को उसमें पीड़ा ना हो। तो अगर मोहन यादव मुख्यमंत्री हो गए, उनके मंत्रिमंडल में मिश्रित अगर स्थितियाँ होती है कि युवा चेहरे भी हैं और उनके साथ साथ बुजुर्ग भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी दिक्कतें भी कम होंगी और उनको सरकार चलाने में आसानी होगी। ये हमारा सोचना है। लेकिन एक कहावत हम लोगों ने कई बार सुनी है, मैंने भी इसको चैनल पर कई बार दोहराया है कि एक बार एक नौजवान कोई प्रेम विवाह करता है, शादी करता है, लड़की वाले शर्त रखते हैं कि आप बारात में किसी बुजुर्ग को लेकर नहीं आएंगे। तो लड़के वाले के पास जब ये पक्ष प्रस्ताव जाता है कि भाई बाराती तो होंगे लेकिन उसमें कोई बुजुर्ग या वृद्ध आदमी नहीं होगा, सब नौजवान होंगे। किसी ने कहा कि भैया ऐसा मत करो, किसी ना किसी बुजुर्ग को ले जाओ। ऐसे में एक बुजुर्ग ने कहा कि मुझे तुम सिर्फ एक बोरे में ही भर कर ले जाओ, किसी को बताना मत कि मैं आया हूँ। बारात जाती है, विवाह होता है, फेरे पड़ते हैं, विदाई का वक्त आता है। विदाई के समय लड़की पक्ष एक शर्त रखता है। वो शर्त ये होती है कि आप जिस नदी को पार करके इस गांव में बेटी ब्याहने आए हैं, जब आप वापसी में जा रहे हैं तो उस नदी को दूध से भर दीजिए। अगर आप दूध से नहीं भरेंगे तो हम बेटी को विदा नहीं करेंगे, ये शर्त हो जाती है। और पूरी बाराती जो नौजवान थे वो बहुत हैरान परेशान लौटते हैं। जनवासे में बुजुर्ग पूछता कि क्यों परेशान है, तो वो कहता है कि यार दादा ऐसी शर्त रख दी कि जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, बिना बहू के हमको लौटना पड़ेगा। तो वो जब पूछता है कि शर्त क्या है, तो शर्त बताई जाती है। नट शेल में यह है कि लड़की वालों ने कहा है कि
नदी को दूध से भर देंगे तभी आपको हम बेटी यहाँ से देंगे। तो वो बुजुर्ग कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे कह दो कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन पहले वो नदी खाली तो करें, तब से हम दूध से भरेंगे। जब ये जाके वो कहते हैं लड़की वालों को, तो लड़की वाले भी नदी खाली नहीं कर पाते, कुल मिला के बेटी विदा होती है। तब ये कहा जाता है योगी राज जी, लड़की वाले उनसे कहते हैं कि ज़रूर आपकी बारात में कोई बुजुर्ग है, क्योंकि अगर ये बुजुर्ग ना होता तो आपके पास से ये उत्तर नहीं आता। तो 2-4 बुजुर्ग होने चाहिए, चाहे वो बारात में हो, सरकार में हो, परिवार में हो, तभी आपको कई बार बेटी ब्याहने से, बहू लाने से में दिक्कत आएगी, तो आप बच सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें अगर सब नए हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। आपकी राय कि डॉक्टर मोहन यादव का जो मंत्रिमंडल जिसकी प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, वो युवाओं से भरा होगा या उसमें समन्वय का संगम होगा, बुजुर्ग भी होंगे और नौजवान भी होंगे, यानी अनुभव और जोश दोनों का मिश्रण होगा? आपकी राय? देखिए, बेहतर स्थिति तो यही होती है कि कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिसमें बुजुर्गों का भी सम्मान हो, कुछ लोग वरिष्ठ भी हों और कुछ जूनियर भी हों। ये बात सही है कि ये बदलाव का दौर है और पार्टी नए चेहरों को, नए लोगों को मौका देना चाहती है, लेकिन पुराने को किनारा भी नहीं करना चाहती जी। और भारतीय जनता पार्टी जिस नए ट्रैक पर चल रही है, अब जैसे वरिष्ठ लोगों को टिकट दिया गया विधानसभा चुनाव में, तो पार्टी ने थोड़ी कहा था कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो। पार्टी ने केवल टिकट दिए इन लोगों को। अब यदि खुद ही अपने तौर पर कहें कि साहब मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो बड़ी जिम्मेदारी तो चीफ मिनिस्टर ही होता है, और चीफ मिनिस्टर तो कोई एक ही बनेगा, और वो बन गया, वो तो कनिष्ठ को बना दिया उन्होंने। तो बड़ी धर्म संकट की स्थिति है। अब ये इन वरिष्ठों का उपयोग कैसे किया जाए, ये पार्टी डिसाइड करेगी। और इसके संकेत इस बात से मिलते हैं कि आज तक कभी ये नहीं हुआ होगा कि कभी चीफ मिनिस्टर के साथ डिप्टी सीएम तय किए हुए, और वो भी आला कमान ने तय की हों, और यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष तक आला कमान ने तय किया। तो जब ये सब चीज़ें आला कमान तय कर रहा है, तो अब तो एक एक मिनिस्टर ऊपर से तय होंगे, इसमें कोई मतलब मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। दूसरा, कोई भी चीफ मिनिस्टर ये नहीं चाहता कि इतने बड़े कद्दावर नेता उनके सामने आके बैठें, क्योंकि कई बार बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। कई बार इतना कद आदमी का बड़ा हो जाता है कि वो जो निर्णय लेने वाला चीफ मिनिस्टर होता है, वो उनकी वो कहते हैं ना कि उनका निगाह को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले नहीं ले पाता। लेकिन अगर कद पद से बड़ा नहीं होता, पद आपको तो एक ऊंचाई देता है, लेकिन अगर आपका दिल बड़ा है तो फिर आप सबको समाहित कर सकते हैं। आपने एक बात मैं बीच में इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि केंद्रीय जो लीडर थे, मंत्री थे, उनको आपने बीजेपी ने इलेक्शन लड़ाया ना, क्यों उन्होंने फिर वहाँ से नौजवान को टिकट नहीं दिया? नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल की जगह वो फिर युवाओं को ले आते। तो कहीं ना कहीं जो अनुभव है, जो बुजुर्ग लीडर हैं, उनका एक तरह का असर तो है, उनकी एक तरह से महत्ता भी है, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। अगर खारिज करने की स्थिति मांगे तो संकट भी उसी हिसाब से आएगा। जी नहीं, खारिज करने वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है। पार्टी तो ये चाहती है कि हमारा कौन बड़ा नेता जो चुनाव जीत के आ सकता है। उनको ये नजर आए कि यहाँ से ये जीत सकते हैं, यहाँ से जीत सकते हैं, और न केवल ये जीत सकते हैं बल्कि आसपास की सीटों को भी जिता सकते हैं। उसका परिणाम देखने को मिला इंदौर में कि सारी की सारी सीटें जीते। तो जिता तो सकते हैं लेकिन सरकार में नहीं ला सकते। हाँ, सरकार में ला सकते हैं, लेकिन आप बन जाइए कैबिनेट मिनिस्टर, कौन मना कर रहा है? ठीक है, चीफ मिनिस्टर थोड़ी बनाए जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी बातें हैं जयश्री जी। दरअसल दिक्कत यह है कि कॉम्बिनेशन की जो बात योगी राज जी कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि मिश्रित चीज़ें जब होती हैं तो उसके लाभ होते हैं। कई बार युवाओं का जोश भी काम आता है और कई बार तजुर्बा भी काम आता है। अगर सभी युवा हो जाएंगे तो फिर जैसे बारात में बहू की विदाई की दिक्कत हो रही थी, ऐसे कई बार 5 साल की सरकार में बहू की विदाई की दिक्कत जाएगी। अभी लोकसभा का चुनाव है, इसके बाद डे टू डे वर्किंग में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये नहीं कहते कि सारे युवाओं के लिए ज़रूरी नहीं कि तजुर्बे, हमेशा तजुर्बा तो समय के साथ आता है। आपकी राय, ये जो गुजरात फार्मूला है, क्या ये मध्य प्रदेश में फिट होगा? क्योंकि गुजरात अपना एक राज्य है, उसकी तासीर है। ये फार्मूला आप हर जगह फिट नहीं कर सकते। विधानसभा के टिकटों में भी हमने देखा, बहुत इसका हल्ला हुआ था कि गुजरात फार्मूला है, टिकट उस हिसाब से बटेंगे। लेकिन हमने देखा मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वो फार्मूला चल नहीं पाया। कहते तो बहुत है, अब देखते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में कितना चलता। आपकी राय? देखिए, ये बहुत सही समय है किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए, इतनी मेजॉरिटी में आने के बाद, जब वो किसी बगैर दबाव प्रभाव के और
एक बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेशन के साथ में वो अपनी पार्टी को भी बहुत मजबूत करें और सरकार भी बहुत बेहतर तरीके से चलाए। जी। और मोहन यादव जी को एक फ्रीडम देना होगा। तमाम हालातों के बीच में, इतने दिग्गज नेताओं के बीच में वो फ्रीडम शायद इतना पॉसिबल नहीं है, और रिजल्ट जो होता है वो फ्रीडम के साथ आता है। और कोई अखाड़ा तो लगाना नहीं है कि कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन या कोई इस तरह की चीजें खड़ी हो जाए, तो वो संतुलन तो बनाना पड़ेगा भाजपा के लिए, जो बहुत मुश्किल है। और इस संतुलन में कई लोगों को बहुत कड़वे घूंट भी पीने पड़ेंगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं के पर कतरे हुए भी उन्हें महसूस होंगे। लेकिन ये पार्टी का फैसला है, और पार्टी जो बहुत बड़ा राजनीतिक दल होता है वो किसी व्यक्ति की खुशियों और उसके गमों से नहीं चलता, उसको अपने फैसले लेने पड़ते हैं आने वाले वक्त को देखते हुए। और गुजरात फॉर्मूला जो है वो यही था कि कई मंत्रियों के टिकट वहां कटे थे, हालांकि उतने बुरी तरीके से मध्य प्रदेश में तो मंत्रियों के टिकट नहीं कटे, वहां तो पूरी की पूरी पार्टी को ही नया रूप दे दिया गया था, पूरी की पूरी पार्टी साफ कर दी गई थी। तो ये जो फैसले हैं ये एक मजबूत राजनीतिक दल ही ले सकता है। और आप देख रहे होंगे कि मोहन यादव ने आने के बाद जो कैबिनेट के फैसले लिए हैं उससे भी ये साफ संकेत जा रहा है कि पार्टी की दिशा अब क्या है और पार्टी किस तरह से इस सरकार को चलाना चाहती है। ये उनके व्यक्तिगत फैसले नहीं हो सकते हैं, ये मानना चाहिए हमें। और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का बहुत एक, जिसमें आरएसएस भी शामिल है और भाजपा का मोदी शाह की जो एक उनके पास बैकिंग पावर है वो तो है ही। तो वो हम उसको जिस तरीके से देख रहे हैं, एक उभरती हुई दृढ़ता के साथ सरकार, वो शायद इसी का परिणाम है। कितने बहुमत मिलने के बाद भाजपा जो है अब नए सिरे से अपने को कसावट में लाना चाहती है, अपनी ताजगी भरना चाहती है और एक नई मजबूती के साथ वो सरकार में और ऑर्गेनाइजेशन में अपनी नई इबारत भी लिखती हुई हमें दिख सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे, अभी तो वक्त भी नहीं और ये मौका भी नहीं है कि पार्टी के फैसले, दरअसल पार्टी के फैसले जो भाजपा की परंपरा रही है किसी भी पार्टी की, वो सामूहिक फैसलों में रही है। संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, फिर पार्टी के पदाधिकारी आपस में तय करते हैं और फिर वो निर्णय निकल के आता है, उससे कहा जाता है पार्टी का फैसला। अभी तो बंद लिफाफे में नाम आते हैं और अभी खोल दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत मजबूत फैसले तो हैं, लेकिन पार्टी के फैसले हैं, इस पर लोग आगे पीछे जब वक्त आएगा तो लोग सवाल खड़े करेंगे। अगर ये फैसले सही होते हैं तो कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन जयश्री जी अगर ये फैसलों में दिक्कत आई, अगर मुख्यमंत्रियों ने ठीक से काम नहीं किया, सबको साथ लेकर नहीं चले, तो फिर पार्टियों के फैसले पर लोग सवाल खड़े करेंगे। क्योंकि संसदीय बोर्ड कहाँ है, टिकटों के वितरण में संसदीय बोर्ड की कोई स्थिति नजर नहीं आई, चुनाव समिति में की कोई स्थिति नजर नहीं आई कि टिकट वितरण में या प्रत्याशी चयन में, तो बहुत सारी बातें। अभी तो राहुल जी संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री बना है, जो कप्तान बना है, वो टीम को साथ लेके चले, अच्छी टीम बनाए, उसमें तजुर्बेकार भी हो, तेज खेलने वाले भी हो, वनडे मैच वाले भी हो और टेस्ट मैच की तरह ठीक से खेलें भी। अगर ये टीम अच्छी बनेगी तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, और रिजल्ट अच्छे आएंगे तो फिर सबकी वाहवाह होगी और सफलता मिलेगी और राज्य और देश दोनों में सुख शांति रहेगी। अगर एक तरफा कोई खेलेगा तो दिक्कतें जाएंगी। अभी तो गुजरात फार्मूला यहाँ लागू होगा, इसकी चर्चाएं तो बहुत है, संभावनाएं कितनी, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान अलग तासीर के राज्य हैं, यहाँ टिकट वितरण में भी गुजरात फार्मूला चल नहीं पाया। क्या कैबिनेट के विस्तार में ये फार्मूला चल पाएगा? देखिए राघवन जी, पहली चीज तो गुजरात फार्मूले को बात बता दें कि सब्जी में, हर सब्जी में गरम मसाला नहीं डलता, तो आप हर राज्य में गुजरात का मसाला तो नहीं चलेगा। सबकी तासीर अलग अलग है, हर राज्यों की तासीर अलग है, तो आपको ये नहीं कह सकते कि आप गुजरात को मॉडल को हर जगह प्रस्तुत कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि जिसको लेकर के चल रहा है कि क्या समन्वय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राघवन जी आपकी बात को आगे बढ़ाऊं मैं, तो ये है कि हमारे यहाँ जब दीपावली का त्योहार होता है तो घर का सामान निकलता है, कबाड़े में फेंक दिया जाता है, और जो यूथ होता है, घर का जो युवा है, वो क्या कहते हैं, सामान को कबाड़े वाले को बेच दो, ये भी सामान निकला, ये पुराना हो गया, इसको बेच दो, वो कबाड़ा इकट्ठा करते हैं। और जो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो कहते नहीं, इसको कबाड़ घर में थोड़ा समेट कर रख दो, कभी ऐन वक्त पे काम आ जाएगा।
और ताज्जुब की बात यह है कि वो कबाड़ा जिसको वो बुजुर्ग हमारे रखवाते हैं वो ऐन वक्त पे काम आता ही है। और यही चीज, यही फार्मूला राजनीति में भी है कि आप जिनको कबाड़ा समझ के, जिनको अनुपयोगी समझ करके दूर करते जा रहे हो, वो बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, वो काम आएंगे। इस यूथ के साथ में कंधे से कंधा मिला सकते हैं। यदि यहाँ समन्वय नहीं बिठा पाए तो सरकार को बहुत दिक्कतें होंगी। लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है कि जिस दिन पहली कैबिनेट की बैठक में जिस माहौल को, जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े हैं, उससे एक आपसे समझिए कि चरित्र समझ में आ जाता है कि आपने जो मुद्दा उठाया है इस प्रदेश के अंदर, वो क्या आने वाले चुनाव में आपको क्या मदद कर पाएगा या मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम सांप्रदायिक राहुल जी, मध्य प्रदेश एक चुनाव ऐसा, तो जी जी, आने वाले चुनाव तो दिल्ली के मुद्दे पर लड़े जाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव हो जाएगा, मोदी उसमें रहेगा। यहाँ तो सीधी सी बात है कि ये राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे रहेंगे। और ये पार्टी की जो पहली बैठक थी मोहन यादव सरकार की, उसने इसी तरह का फैसला किया है और लॉ एंड ऑर्डर पर और उस पर बात हो रही है। तो ये बहुत सी चीज़ें जिस पर हम कभी आगे पीछे बात करेंगे। समय की कमी है, मैं आपकी बात को यहीं रोकूंगा या एक दो वाक्यों में अपनी बात पूरी करें। जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 18 वर्षों में ठीक। जो काम किया है, उनकी एक भी योजनाओं का जिक्र न होना, ये थोड़ा सा मलाल होता है, थोड़ा सा दुख होता है इस बात को लेकर के, प्रदेश की जनता को लेकर के, ठीक। कि जिस मामले को लेकर के आप बात कर रहे हैं कि सत्ता में वही मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तंग दिली एक ही छोड़नी मुद्दे को पड़ेगी, लेके आई। तंग दिली छोड़नी जी। पड़ेगी, दिल और दिमाग दोनों बड़े रखने पड़ेंगे। लेकिन आपसे मैं पूछूंगा कि योगीराज जी, शतरंज एक खेल है, उसमें बाजी खत्म होने के बाद फिर कौन प्यादा, कौन वजीर और कौन बादशाह, सब एक ही डब्बे में पटक दिए जाते हैं। तो आखिरी में तो ये सियासत की जो शतरंज है ये खत्म होगी। इसमें जो भी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब सारे एक ही डब्बे में पड़ने वाले, उम्र के हिसाब से बात करें। आपकी राय, सबको साथ लेकर चलने का फार्मूला मध्य प्रदेश में चलेगा या गुजरात फार्मूला सक्सेस होगा? नहीं, देखिए, चूंकि जिस बदलाव के दौर से पार्टी गुजर रही है जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे जी। और चूंकि महिलाओं का एक बहुत बड़ा इशूज इन चुनाव में देखने को मिला है, चाहे वो लाडली बहना के नाम पर हो, चाहे और वुमेंस के जो इश्यूज हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार महिलाओं की संख्या अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और जहाँ तक बुजुर्गों का उसमें भोपाल से अपने यहाँ से कृष्णा गौर का नाम भी है, रीति पाठक जो विंध्य की हैं, अर्चना चिटनीस भी हैं, इस तरह के नाम भी चर्चाओं में भी आ रहे इंदौर से मालिनी गौड़ भी हो सकती है जी। तो ये चूंकि इस बार अच्छी नेत्रियां चुनाव जीत के आई हैं जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा। और थोड़ा सा अंतर ये भी देखने को मिलेगा कि हो सकता है कोई एक आध विधानसभा के उपाध्यक्ष भी बन जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी संभव है। बिल्कुल। अभी जो 3-3 बार के जो मंत्री हैं शायद वो ना हो, जो 3-3 बार के विधायक है वो मंत्री हों। बिल्कुल, तो ऐसे कई नाम है। अब ये तो बिल्कुल थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक बात ये जरूर है कि आजकल उम्र से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप किसी, हमने देखा बाबूलाल गौर चीफ मिनिस्टर थे और फिर वो मंत्री ग्रुप में उन्होंने काम किया। बिल्कुल। तो यदि इन सीनियर लीडरों से को मौका मिलेगा, सब करेंगे काम। कितना आप कंप्रोमाइज कर सकते, कितना आप झुक सकते, कितने आप लचीले, इस पर भी डिपेंड करता है। कैलाश जोशी भी मुख्यमंत्री थे, बाद में वो खुद मंत्री रहे हैं सरकारों में। तो ये स्थितियां हैं। बाबूलाल गौर का आपने उदाहरण दिया। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात फार्मूले की आहट है मध्य प्रदेश में, और उसको लेकर घबराहट भी है लोगों में कि किसका पत्ता कटेगा और किसका कद बढ़ेगा। तो 2-4 दिन में जल्दी ये फैसला हो जाएगा। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयश्री जी आपका साधुवाद, डॉक्टर राहुल आपका धन्यवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।